नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है पद्म प्रिया बालकृष्णन, जो 2001 की आईएफएस ऑफिसर है और आज हम उनसे जानेंगे उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो नमस्कार मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। जैसे कि आपके बारे में हम जानते हैं कि आप 2001 की आईएफएस ऑफिसर है और जिस समय आपने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज, उस समय डेफिनेटली महिलाएं बहुत कम सिविल सर्विसेज में जाती थी। तो उस बारे में आप बताइए कि कैसे जब आपने ज्वाइन किया तो उस समय कितनी महिलाएं सिविल सर्विसेज में रहा करती थी? जब मैं जॉइन कर की थी 2001 में मेरा बैच से ही महिलाएं ज़्यादा आने लगे। ओके। और मेरा बैच आज तक रिकॉर्ड है आईएफएस में। तो हम लोग टोटल 21 थे, उसमें करीब मतलब 50-40 से ऊपर 9 महिलाएं थी आईएफएस ऑफिसर्स। और इवन आईएएस में भी 30% से ऊपर वीमेन ऑफिसर्स थे। और अन्य सर्विसेज में भी उस साल यूपीएससी में जो भी सेलेक्ट हुए थे उसमें करीब 30% तो विदाउट रिजर्वेशन महिलाएं आ गई थी। वो एक्चुअली हमारा मतलब हर शुरुआत है उस हाँ, समय, मतलब उसके कह बाद सकते से हैं कि टर्निंग पॉइंट है कि टर्निंग पॉइंट है। महिलाएं सिविल सर्विसेज की तरफ उनका हाँ, अट्रैक्शन रहा और जी लोग उसमें ज्वाइन होने लगे जी और तैयारी भी करने लगे। जी। और मैम जैसे मैं जानती हूँ कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बिजनेस फैमिली से रहा जी। है और आप एक पहली थी जो हम्म, गवर्नमेंट सर्वेंट रही हम्म, और सिविल सर्विसेज में भी आप पहली रही। हम्म, तो कैसा आपके परिवार में कैसा माहौल था और कैसे आप हम्म। इंस्पायर हुए कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? एक्चुअली मेरा परिवार में सब बिजनेस ही करते थे, लेकिन हम्म, पढ़ा लिखा परिवार परिवार था। मेरा फादर उस समय में ही बीकॉम पढ़कर बीएड पढ़कर टीचर थे, लेकिन उस समय का सैलरी मेरा बहुत कम होता था। हम्म, और मेरा दादा बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे। उन्होंने उनको मतलब अपने एक और बेटा है, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, एक और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे थे। सभी लोगों को नौकरी छुड़वा कर बिजनेस में लेके आ गए। ओके। और मेरा फादर को हमेशा ये रहता था कि मैं थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, इसीलिए उनका हमेशा ये रहता था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ करके। मेरा फादर का इनकरेजमेंट और हमारा बिजनेस फैमिली में आज भी हम देख रहे हैं कि महिलाओं का ट्रीटमेंट थोड़ा सेकेंड लेवल पे ही होता है। जब आपने ज्वाइन किया हम्म, आईएफएस सर्विसेज, हम्म, उस समय मतलब फील्ड पोस्टिंग हम्म, भी हुआ करती थी। हम्म। तो स्टार्टिंग में जब आप आए इसमें, तो फील्ड पोस्टिंग में जब आने के बाद क्या कभी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी या आप जब फॉरेस्ट में जाना हो या कुछ डर ऐसा कुछ भी आपको लगा ऐसे हो? कुछ भी नहीं था हम्म, एक्चुअली। मैं ट्रेनिंग करके आई थी तो मेरे को बैतूल में रेंज ट्रेनिंग था। मैं उस समय से ही हम लोग जंगल वंगल जाना, तो ट्रेनिंग में भी हमारा 11 महीने तो पूरा देश भर में घुमा देते, जी। हर कोने कोने का जंगल देख लेते। सो उस काइंड ऑफ इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के कारण मैंने अपना ट्रेनिंग ख़त्म होते ही वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग भी कर लिया, पीजी हम्म, डिप्लोमो। हम्म, WII से होता है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। हम्म, वहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा ऑन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मुझे वाइल्ड लाइफ के तरफ में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने वो ट्रेनिंग भी कर लिया। वो ट्रेनिंग करके मैं वापस आई थी तो देवास में मुझे प्रोडक्शन डिवीज़न मुझे चार्ज में मिला था। बीइंग ए सीनियर लेवल ऑफिसर, जी। उस टाइप का मेरे को कभी भी किसी चीज़ से कोई डर या कोई कहीं जाके काम करना है, वो कभी नहीं मुझे लगा। और हम लोग हमेशा बोलते हैं वी आर ऑफिसर्स, वी आर हम्म, नॉट फीमेल और मेल, वी आर हम्म, ऑफिसर्स, इट्स इक्वल। है ना, हम लोगों का सैलरी और मेल ऑफिसर्स का सैलरी सब बराबर है, सबका दायित्व भी बराबर है, सब पावर हम्म, भी बराबर है। देन व्हाई शुड वी कंसिडर आवरसेल्फ एज फीमेल ऑफिसर करके कहकर हम क्यों कम काम करें। जैसे मैम आपकी फर्स्ट पोस्टिंग हम्म, टिकमगढ़ में हम्म, रही और आप हम्म, जैसा कि हम्म, वहाँ का जो कल्चर है हम्म, मील ओरिएंटेड है हम्म, हम्म, और पैट्रियार्की हम्म, सिस्टम भी वहाँ पर हम्म। चलता है, तो बाहुबली लोगों से भी कभी वास्ता आपका हुआ वो तो हो? बहुत हुआ है। मैंने मतलब आज तक हिस्ट्री है टिकमगढ़ में। वहाँ पे सब राजा महाराजा ही होते हैं। उन हम्म, लोगों का आरा मिल मैंने बंद कराया, अच्छा। 2-3 आरा मिल मैंने बंद कराया, हम्म, 100 मिल्स। और एक बार मैंने 7 ट्रक हम्म, रेत
लेते हुए मैंने पकड़ा है, हम्म, उसको जब्त किया है। हम्म, लेकिन उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया और उसके बाद वो सब ये हो गया। जी जी। लेकिन बट इट वाज़ वेरी चैलेंजिंग हम्म, एंड रात में लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्स भी बहुत है। अगर हम्म, आप अच्छा काम करो, लोग बहुत रिस्पॉन्ड करते थे। बिल्कुल डेफिनेटली। लोगों से रोज़ मेरे को इन्फॉर्मेशन आता था। हम्म। गाँव लोगों ने इन्फॉर्मेशन भेजते थे। मैम जैसे आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन करी और आप खैर ये तो ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो आप एमपी कैडर में, लेकिन एमपी कैडर में आना आपका आफ्टर मैरिज हुआ या कैसे? क्योंकि अब सर यहाँ आईपीएस है और लॉ एंड ऑर्डर में है। मेरा एमपी कैडर मेरा ओरिजिनल कैडर है, मेरा मध्य प्रदेश। हम्म, एक्चुअली मेरा समय में रोस्टर सिस्टम होता था, जी। प्रेफरेंस नहीं होता था। जिनको मतलब अगर होम कैडर वैकेंट होगा तो होम कैडर मिल जाता था, नहीं हो तो वो रोस्टर के अनुसार हम लोगों को कैडर अलॉटमेंट होता था। उसके हिसाब से मेरे को मध्य प्रदेश मिला था। जी। और मेरा हस्बैंड अनुराग हैं, वो 2003 बैच के हैं, उनका कैडर था असम मेघालय। हम्म। और उन्होंने मैरिज के बाद यहाँ मध्य प्रदेश आए अच्छा, हैं। उन्होंने किया, उन्होंने ओके। किए जी। लेकिन आपको बाय लक यहाँ का ही यहाँ मध्य एमपी प्रदेश कैडर ही था मिला, मेरे को सर ने पहले से। आपके अकॉर्डिंग अपने आप को जी चेंज किया। जी। तो मैम जैसे आप एमपी कैडर तो आपको बाय लक जो मिला है, तो इसको आप बाय लक मानेंगे या बैड लक मानेंगे? भाई लाकी मैं मानती हूँ, हम्म, क्योंकि मेरे को यहाँ आने के बाद मेरे को जितना सर्विस सेटिस्फैक्शन, फैमिली सेटिस्फैक्शन, हम्म, ये सब मिला है, ये तो मेरा कर्म भूमि है। जी। वो मेरा जन्मभूमि हो सकता है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन दिस इज माय कर्म भूमि। और ये तो मेरे को, मैं लकी मैं मानूंगी जो भी मध्य प्रदेश कैडर में आएगा, हम्म, किसी भी सर्विस का हो। ये हम्म। तो बहुत ही अच्छा स्टेट है। अब मैं जानना चाहूँगी आप की जो सर्विसेज रही है पहले, जैसे आप ओएसडी पब्लिक रिलेशन रहे हैं सेल डिपो न्यू दिल्ली में, तो वो कैसी जिम्मेदारी थी आपके पास? मेन काम तो हमारा टिम्बर का वहाँ हम्म, ग्रेडिंग करना, जो जस्ट लाइक प्रोडक्शन डिवीजन। हम्म, प्रोडक्शन का तो ये भी रहता है कि जंगल में काट के लेके आओ, वो काट के ले आना वाला चीज़ नहीं रहता हम्म। है। यहाँ से मध्य प्रदेश से जो लकड़ी ट्रांसपोर्ट होके आता है, उसको हम ग्रेडिंग करके उसके बाद हम मतलब जितना अपसेट अच्छा प्राइस। क्वालिटी का हो हाँ उसको हाँ हमें प्रमोट करना हाँ, है, वो कहने का प्रमोट, मतलब हाँ जी। डिपार्टमेंट का काम है हाँ कि जी। उस लकड़ी को प्रमोट हाँ करना कि जी। वो कितना अच्छा है। जी। आप नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में भी डिप्टी सीईओ रहे हैं, तो उस समय जो मेडिसिनल प्लांट्स आपने बहुत देखे हैं और कई आपको जानकारियाँ भी मिली होगी कि नए नए कौन कौन से हमारे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनका क्या यूजेस है। ऐसे एमपी में कितने आप कह सकते हैं कि हमारे पास वैरायटीज हो सकती है मेडिसिनल प्लांट्स की? पूरा देश भर में तो 60,000 मेडिसिनल प्लांट्स हैं। और उसमें से एमपी में क्वांटिटी वाइज, क्योंकि बहुत सारा वैरायटी तो हायर हिमालय और सदर्न वेस्टर्न घाट्स में, साउथ इंडिया में पाया जाता है। वो सब एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक का मतलब होता है सिर्फ उसी जगह में पाया जाएगा, कहीं और नहीं कहीं और पाया नहीं, जाएगा। ओके। जैसे अतीस है, अतीस करके एक मेडिसिनल प्लांट है। वो बहुत ही हाई वैल्यू है, वो आपको मिलेगा सिर्फ हिमालय में, जी। कहीं और नहीं मिलेगा, किसी और देश में भी नहीं मिलेगा। और वैसे ही हमारा एक अशोका है, जो नॉर्मल अशोका नहीं, दूसरा एक हम्म, अशोका है, जो अशोका रिश्ता बनता है उसमें जी। से, जो महिलाओं का कमजोरी का के लिए अशोका टॉनिक आयुर्वेद में मिलता है। वो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और थोड़ा बहुत उड़ीसा के साइड में पाया जाता है। वो उस टाइप का एंडेमिक प्लांट्स भी बहुत हैं, और मध्य प्रदेश में क्वांटिटी बहुत है। हम्म, यहाँ क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलके तो पूरा देश भर का जंगल का खजाना है। हम्म, और यहाँ से आंवला, हर्रा, बेहड़ा ऐसे करके बहुत सारा वैरायटी है। अर्जुन है, अर्जुन का छाल है, ऐसे, हम्म, और कालमेघ है यहाँ का। सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट कालमेघ है, जो हम मलेरिया में जी इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं। वो सब है यहाँ पर। ये मोर देन लाइक 50%, कम से कम आप बोलो 50% जो मेडिसिनल प्लांट का प्रोडक्ट्स का हम्म। डिमांड का पूर्ति मध्य प्रदेश से ही होता है। मतलब मध्य प्रदेश में मतलब हम्म, खजाना है हाँ मेडिसिनल खजाना। प्लांट्स का, ये कहा जी। जा सकता है। मैम ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मध्य प्रदेश की ही हम बात करें कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम्म, मेडिसिनल प्लांट का एक पार्क होना चाहिए, जिससे लोगों को अवेयरनेस भी रहे हम्म, कि हम्म, ये मेडिसिनल प्लांट है, ये इसका ये यूज़ है, अगर हम्म, हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ये हाँ, दवाइयाँ बन हम्म। सकती है। इस बारे में आपका क्या सोचना ये है? होना चाहिए,
ये हम लोग बचपन में बहुत सारा ट्रेडिशनल जैसे थोड़ा सा भी फीवर आ जाए या कुछ खांसी हो जाए, दादी या मम्मी लोग भी कुछ ना कुछ यही प्रोडक्ट्स हमें कुछ पत्ता खिला देते हाँ, थे, जैसे कुछ रस निकाल के तुलसी का यूज करते हैं, तुलसी तुलसी की और अदरक मिलाकर मिला शहद के। के साथ मिलाकर आपको खांसी हो तो मम्मी जी देगी, है ना। आजकल क्या हो गया, हम लोग जाकर स्टेप्सिल्स खरीदते हैं, विक्स खरीदते हैं जी विक्स ड्रॉप्स खरीदते हैं, ये सब हम लोग भूल गए, ये धीरे धीरे हम लोग भूलते जा रहे हैं। जबकि ये सब खाने से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। वो आपको जो ज़मीन में उग रहा है उसको तुरंत निकाल के खाने में कितना फ़ायदा है। मैं मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में थी तो उसी समय 1 साल पहले ही हमने गिलोय का मेडिसिनल प्लांट ऑफ द ईयर, मतलब पूरा साल भर के लिए हम गिलोय को प्रमोट करेंगे जी करके हमने जगह जगह पर गिलोय का नर्सरी और लोगों को गिलोय के बारे में सेमिनार ये सब किए थे। और उसके नेक्स्ट ईयर ही कोरोना आया तो बहुत काम आया, बहुत लोगों काम ने आया, लोगों ने गिलोय बहुत से ही गिलोय को अपनी इस्तेमाल किए। बिल्कुल कोरोना के और लिए। हमारा वैसे ही एक एक प्लांट को हम लेकर हमें प्रमोट करना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। पहले हमने गिलोय के लेकर शुरू किए हैं और उसके अलावा हमारा जो साजन फली होता है सहजन के मोरिंगा मोरिंगा जी उसका, उसमें बोलते हैं कि उसमें सब तरीके के विटामिन और सब तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, वो भी जगह जगह पर होना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो एक मॉडल हेर्बल गार्डन होना चाहिए, लेकिन हर एक स्कूल में, हर एक आंगनवाड़ी में, हर एक घर में जहाँ भी स्पेस हो वहाँ पे ये सब 4-5 या 10 वैरायटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स हमें लगा के रखने से लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और उसका मतलब वो प्राइमरी हेल्थ केयर के हिसाब से वो काम करेगा। बिल्कुल। तो मैम यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम वन विहार के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सच में सुकून की अगर कहीं जगह ढूंढनी होती है शोर शराबे से, काफ़ी अच्छी जगह है। मुझे काफ़ी पसंद आया महुआ हाउस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अभी जब से हम प्रैक्टिस करते थे पानी पानी देखते रहते हैं, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट लगा। चिड़ियों की चहचहाट और ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा है। इस ईयर हमने कैंप किया है, ओनली गर्ल्स के लिए किया है, इसमें बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए कैंप किया है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास। 6th क्लास। क्या क्या किया यहाँ पे आपने? मस्ती आपका स्कूल कैसा है यार? अच्छा है। विवेकानंद राष्ट्रीय विद्यालय की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो सभी स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बुरी टीचर कौन सी है आपकी? एक भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ का इन्वायरमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे, कुछ भी बुरा नहीं लगा? सब अच्छा है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, पानी का, खाने पीने का, बैठने का, डाइनिंग एरिया, सब कुछ एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए, स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है। ये जो पूरा एरिया है तो पूरा ही सुंदर है और यहाँ का जो डेकोरेशन है और जो नेचर के साथ जो फीलिंग आती है वो ऑसम है, एक नंबर। और यहाँ पे बहुत से एडवेंचर करने की चीज़ें भी हैं, साइकिल भी है चलाने के लिए इस एरिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे अच्छी लग सकती हैं। आप 5th में कैंप पे गए थे और अब आप आए हो, तो क्या फर्क महसूस करते हो दूसरी जगहों में और ये महुआ हाउस में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर हम इसी जगह पे अगर किसी और रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडियन कल्चर, यहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें, इंडियन कल्चर हमको जो भी जानने को मिला है वो चीज़ें अच्छी हैं।
यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेचर वाली फीलिंग आती है और एक राजस्थानी वाली वाइब आती है। मतलब यहाँ पे ऐसे एडवेंचर भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पे जो थिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे पपेट्स लगाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से। हमारा पहले टूर था ना, उससे ये कैंप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एडवेंचर्स ज़्यादा हैं और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये जो खाना बना इतना टेस्टी है कि हम है ना रुक ही नहीं सकते। हमने अगर एक बार खाना खा लिया ना तो हम दूसरी बार फिर आएंगे, हम रुक ही नहीं सकते, इतना टेस्टी खाना है। इडली सांभर और पोहा खाया था, वो भी बहुत टेस्टी था, और अभी दाल बाटी खा रहे वो भी बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे इधर बैठ के खाने में। यहाँ का जो है ग्रीन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और जो हमें खुली हवा मिल रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये हमें सीख देता है कि हमें जो है हमारा ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसे सेव करना चाहिए। महुआ हाउस में जो है यहाँ पे सब तरफ नेचर का ध्यान रखा गया है। तो मैम ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और मैम आप भोपाल के जो वन विहार है उसके आप संचालक हैं और आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि आप वाइल्ड लाइफ के बारे में टूरिस्ट को बताना भी है, उनका रिहैबिलिटेशन भी है और उनका रिप्रोडक्शन पर भी आप ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें वन विहार में होती है। लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि वन विहार ज़्यादातर तब सुर्खियों में आता है जब वन्य प्राणी सप्ताह होता है कि उस समय टूरिस्ट बहुत जाते हैं, बच्चे जाते हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि उस जो वन्य प्राणी सप्ताह है उस समय की क्या एक्टिविटीज़ रहती है? वन्य प्राणी सप्ताह हमारा एक क्या बोलते हैं आपके दशहरा जैसे है अच्छा। है ना, साल में एक बार आता है। उसमें सब लोग मिलके एक मेला टाइप का होता है ना। उसमें हम बाकी सब डिपार्टमेंट्स भी आकर वहाँ पे एग्जीबिशंस लगाते हैं और बहुत अलग अलग टाइप का कॉम्पिटिशन्स होते हैं। ये है वन्य प्राणी सप्ताह में होता है, इसीलिए वो अधिक से अधिक लोगों को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा भी हमारा मेन 2-3 एक्टिविटी है वन विहार का। मेन एक है कि एनिमल्स को इन सिचु और एक्स सिचु कंजर्वेशन दोनों। इन सिचु का मतलब जहाँ एनिमल है वहीं के वहीं, और दूसरा है एनिमल को पकड़ के ले आकर उसको कंजर्वेशन करना, जो जू के काम है। वो दोनों हम करते हैं। बीइंग ए नेशनल पार्क हमारे यहाँ जो हेर्बीवोर्स है वो फ्री रेंजिंग है और कार्निवोर्स है, बड़े बड़े कार्निवोर्स हैं वो इनक्लोजर्स में रहते हैं, उसका एक्स सिचु कंजर्वेशन होता है। और उसके बाद एजुकेशन, लोगों को एजुकेट करना, उसके लिए हम साइनेजेस लगाते हैं, इंटरप्रिटेशन सेंटर है। और ये वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑल्सो एजुकेशन पर्पस के लिए ही होता है। वाइल्ड लाइफ वीक के अलावा भी हमने हर हफ्ते नेचर कैंप लगाते हैं। उसमें हम एजुकेशन डिपार्टमेंट एक लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को अलॉट कर लेता है। हर वीक ट्यूसडे हमारा नेचर कैंप होता है। उस स्कूल से 50 बच्चे आते हैं। उन बच्चों को पहले बर्ड वॉचिंग कराते हैं, उसके बाद उनका पूरा वन विहार घुमाते हैं और एनिमल कीपर से इंटरेक्शन होता है। एनिमल्स को कैसे रखते हैं, क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब करते हैं। इसके अलावा भी हमारा किसी भी दिन जैसे टाइगर डे आ गया, एलिफेंट डे आ गया, वर्ल्ड वल्चर डे आ गया और डॉल्फिन डे आ गया, कोई सा भी डे हो उसको हम नहीं छोड़ते हैं, उसको हम मनाते हैं। लेकिन इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत हम लोग नहीं सुन पाते हैं या देख पाते हैं, तो ये कैसे पता चलता है? ये हम पेपर में तो देते हैं और जनसंपर्क को देते हैं, कभी छप जाता है कभी नहीं छपते हैं। लेकिन हमारा ट्विटर हैंडल है अलग से, हमारा फेसबुक में है, हम इंस्टाग्राम में है, हमारा वेबसाइट भी है। वो सब में हमारा एक्टिविटीज़, जो आने वाला एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी रहती है, जो हो चुका है
उसके बारे में भी रहता है। सो हम साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी, हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटी होते रहता है। इसके अलावा जो रेस्क्यू एनिमल्स आता है, पूरा मध्य प्रदेश से कोई भी टाइगर, मैन ईटर हो गया हो या उसका कुछ डैमेज हो गया हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, भालू हो, वो सब वन विहार में ही आते तो हैं। मैम जैसे आपने कहा कि जो रेस्क्यू करके जो लाते हैं, हम्म, कॉर्निवरस ही ज़्यादातर या जी। ऐसे आते हैं जो मैन ईटर्स होते हैं। मतलब हम वन विहार की बात करें तो कितने वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर जो मैन ईटर्स है वो रखे होंगे? मैन ईटर्स आधा मेरे पास आज की तारीख में 15 टाइगर्स हैं, 15 टाइगर्स, 13 लेपर्ड और 21 स्लॉथ बेयर हो गया है। जो टाइगर में है, टाइगर में कम से कम 10 तो मैन ईटर हैं और बाकी 10 अगर वो जंगल में जाने लायक नहीं है, उसको दांत टूट गया है या पैर टूट गया है, ऐसे जानवर हैं। और मेरे यहाँ वन विहार में सबसे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, वेटनरी फैसिलिटी देश भर में मेरे ख्याल से 5 टॉप 5 में आ जाएगा। उतना इक्विपमेंट्स भी हैं, फैसिलिटी भी है, हमारा डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। वेटनरी केयर, जो भी एनिमल डैमेज होके आता है उसका हमारा उद्देश्य ये रहता है उसको ट्रीट करके जंगल में छोड़ दें। अगर कोई परमानेंट डैमेज हो या मैन ईटर्स हो, उसी को हम लोग वन विहार में तो ये रखते जो हैं। मैन ईटर्स हैं उनको नॉर्मल होने तक रखा जाता है, हम्म। तो उसके बाद ये मैन ईटर्स को वापस जंगल में भेज सकते हैं? नहीं, एनिमल्स जनरली मैन ईटर वो यंग एज में नहीं बनता है, हम्म, वो बनता है अपना लास्ट फेस में, हम्म, जब उसका दांत टूट जाता है या पैर में कहीं ना कहीं चोट लग गया, वो जाकर किसी को वो टाइगर भी जो वाइल्ड में उसको हंट करने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि वो ये हर एक हंट का उसका कोशिश सफलता नहीं होता है, 20 अटेम्प्ट में एक ही सक्सेसफुल होता है। ओके। और उसके लिए उसको बहुत ताकत चाहिए और बहुत उसका हर बॉडी पार्ट सही होना चाहिए। जब उसका डैमेज हो जाता है तब वो धीरे धीरे मवेशियों को अटैक करता है, मवेशी के बाद और भी खराब होने के बाद आदमी को अटैक करता है। जब सबसे मतलब खराब स्टेट में, मतलब वो कम से कम 15 साल हो गया, 13 साल हो गया, सो ऐसे एनिमल्स को फिर से वाइल्ड में छोड़ने लायक नहीं होता है, जी। उसको वन विहार में ही रखते हैं। तो वो फिर आप उनके लिए वो बाड़ा बना के जी। एनक्लोजर्स में रख के जी। फिर वो टूरिस्ट उनको नहीं, टूरिस्ट के लिए हमारे पास मतलब CZA से हर एक एनिमल को टूरिज्म जोन में रखने के लिए हमें परमिशन लगता है। ओके। ये एनिमल सब ऊपर रेस्क्यू सेंटर में रहता है, उसको ओके। उसको अलग से, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, इसीलिए रेस्क्यू सेंटर में रहता है। मैम एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन हम वन विहार का देखते हैं बर्ड वॉचिंग का, जी। और आप लोग क्या बर्ड वॉचिंग कैंप भी समय समय पर आप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, या ये तो जी। ये इसका जो टाइम होता है या कौन से सीजन में सबसे ज्यादा बर्ड्स वन विहार में दिखती है? वन विहार में तालाब के बगल में स्थित होने के कारण यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स भी बहुत आते हैं। सबसे जी। ज़्यादा अट्रैक्शन तो माइग्रेटरी बर्ड्स का होता है। वो जनरली दिसंबर जनवरी में सबसे अधिक माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। उस समय ऑप्टिमम टाइम है, आप सुबह 6 बजे से लेकर बर्ड्स का बहुत अच्छा रहता है। नीडम के तरफ में भी बहुत अच्छा बर्ड्स दिखते हैं। बहुत रेसिडेंशियल बर्ड्स भी हैं हमारे यहाँ, बहुत सारा सब तरीके से ये है, हेरॉन्स हैं और वूली नेक स्ट्रॉक वहीं पे ब्रीड कर रहा है रोड साइड में ही, वो भी 4-5 दिख जाता है। बहुत मतलब बर्ड्स तो बहुत हैं। तो ये जो जो रेसिडेंशियल बर्ड्स है ये तो 12 मासी वहाँ जी। देखने को मिलती होगी, तो बर्ड वॉचिंग के कैंप फिर क्या 12 महीने एक एक कुछ कुछ इंटरवल्स पे आप लोग ऑर्गेनाइज करते 12 हैं? महीने हमारा नेचर कैंप तो होता है, हम्म, उसमें तो बच्चों को हर ट्यूसडे बर्ड वॉचर्स आते हैं, वो सिखाते हैं। इसके अलावा स्पेशल बर्ड वॉचिंग कैंप एक्चुअली विंटर के समय में ही होता है, जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसी समय होता है वो। जब माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी आ जाएंगे उस समय ऑर्गेनाइज करेंगे। वन विहार में आप लोग बीच बीच में कोई वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं? जैसे हम वल्चर की बात करें, आज तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गया है। कल्चर एक इम्पॉर्टेंट है हमारा एनवायरनमेंट में, वो स्कैवेंजर के रूप में काम करता है और वन विहार में एक
कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर भी है हमारा, जी। एक केरवा में स्थित है। वहाँ पे हमने 2 जिप्स वल्चर को हम ब्रीड कर रहे हैं। ब्रीड करके वो बड़ा होने के बाद इस साल हम रिलीज़ भी करेंगे उसको। 6 वल्चर रिलीज़ करने के लिए प्रोग्राम है। ये हम हर स्पीशीज़ के लिए करते हैं। और जब चीता आया था, चीता के बारे में भी हम कॉन्फ्रेंस किए थे। टाइगर डे में तो एक बड़ा वाइल्ड लाइफ वीक में जैसे प्रोग्राम होता है, 7 दिन का प्रोग्राम एक ही दिन में हमने टाइगर डे के लिए करवा लिया था। जी। उसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। बच्चे ने इतना अच्छा मतलब डिबेट कॉम्पिटिशन में अच्छे-अच्छे बातें बच्चे बता रहे थे। लेकिन हम मैम वल्चर की अगर हम बात करें तो आजकल वल्चर इसलिए भी कम हो रहे हैं क्योंकि जो एनिमल्स जिनको वो खाते हैं, केमिकल या डाइक्लोफेनेक की हम बात करते हैं, वो खाने से मर जाते हैं। क्या ये सही बात है? जी, जी, ये सही है। ये रिसर्च से भी ये फाइंड आउट हुआ है। डाइक्लोफेनेक ड्रग जो पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारा हम लोग भी पेन किलर जो हमारा वोलिनी वगैरह हम दर्द होता तो मसल पेन के लिए लगाते हैं, जैसे असिलोफिनेक, ट्राइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक, ये सब केमिकल्स वल्चर के लिए खतरनाक है। सो हम लोग इसके बारे में पिछले साल एक नेशनल लेवल का एक वल्चर कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट किया था। और इस साल भी वल्चर अवेयरनेस डे जो सितंबर 2 तारीख को भी हमने यहाँ का गौशाला ओनर्स को सबको बुलाकर हमने उन लोगों को भी समझाइश दिया था कि डाइक्लोफेनेक को इस्तेमाल नहीं करें। डाइक्लोफेनेक के जगह में सेफर ड्रग्स भी हैं, उसको यूज़ करें। ये बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं? पेन किलर्स के पेन लिए या किलर उनकी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं, एक्चुअली कोई भी चीज़ अगर पेन में रहेगा कोई एनिमल, वो मिल्क प्रोडक्शन देना तो बंद कर देगा और उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। इसीलिए उसको पेन किलर डालते हैं और उसके कारण वो मिल्क भी देता है, एट द सेम टाइम वो पेन से रिलीव हो जाता है। लेकिन वो पेन किलर डालने के बाद स्पेशली वो प्रेग्नेंट होते हैं, वो बच्चा देने के पहले उसको पेन होता है ना, उस समय ही डालते हैं डाइक्लोफेनेक। और बहुत सारा जानवर उसमें मर भी जाते हैं। वो मरने के बाद वो 1 हफ्ते के अंदर वो जो डेड बॉडी है कैटल का, उसके ऊपर वल्चर आके फीड करता है। वो 1 हफ्ते के अंदर उसका बॉडी में ही रहता है वो ओके। डाइक्लोफेनेक मेडिसिन। वो 15 दिन के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो मेडिसिन देकर 10 दिन के अंदर वो आपने उसको कॉर्कस को वहाँ डाले हैं, तब तो उसके अंदर एक्टिव डाइक्लोफेनेक है। और जगह-जगह पर ऐसे भी देखा गया कि पूरे की पूरा 40 वल्चर आके एक कैटल के ऊपर बैठा और सब मर गए आधा घंटे में ही। वो तुरंत इफ़ेक्ट होता है, वो किडनी को पूरा मतलब ख़त्म कर लेता है मतलब किडनी वल्चर लिवर। के लिए वल्चर बहुत के ज़्यादा लिए बहुत डेंजरस ज़्यादा है। डेंजरस है। अभी जैसे नए स्पीशीज लाने की अगर हम बात करें, हुँ। नए एनिमल्स वन विहार में, हुँ। लेकिन उसके अलावा जैसे हम बाइसन की भी बात करें कि बाइसन वहाँ नहीं था, तो वो क्या आ गया है बाइसन या उसके लिए अभी बाइसन तैयारी 2 चल रहा हैं, 2 मेल हैं बाइसन वन विहार में आज की तारीख में। एक एक्चुअली बाइसन दोनों मेल बहुत अग्रेसिव हैं, आपस में लड़ते हैं। है? उसके कारण एक मेल को हमने अलग करके रखना पड़ता है, एक मेल को उस एन्क्लोज़र में रखते हैं। वो इतना बड़ा एन्क्लोज़र है, हाँ। कभी दिखता है, कभी नहीं भी दिखता है। बहुत बड़ी फैमिली होती है ना हाँ इनकी जी, बाइसन की। हाँ। वो एक मेल रहता है, 4-5 फीमेल एक साथ रह सकता है। अच्छा। 2 मेल एक साथ नहीं रह सकता। इसीलिए हमने अभी विशाखापट्टनम ज़ू के साथ हमारा बातचीत चल रही है। 2 टाइगर के बदले में वो लोग हमें 2 बाइसन मेल फीमेल देंगे और वुल्फ देंगे, फॉक्स और जंगल कैट और वाइल्ड डॉग, ये सब देने के लिए वो तैयार हुए हैं। वो सीज़ेड के पास गया हुआ है प्रपोज़ल, वो सहमत हो जाएँगे तब हमारे पास कम से कम 5-6 वैरायटी का एनिमल देखने को मिलेगा। इसके अलावा जिराफ और ज़ेब्रा भी क्या कभी हमारे वन विहार में हमें देखने को मिलेगी? पॉजिटिवली हम लोग भी फिंगर क्रॉस्ड है। हाँ, हाँ। हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से। वहाँ से फंड मिलते ही ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आ तो जाएगा। क्या हमारे यहाँ पर उनके लिए एटमॉस्फेयर सही है वन विहार का? हाँ। ज़ेब्रा एंड जिराफ रह सकते हैं? रह सकता है। ज़ेब्रा एंड जिराफ वो ज़ूज़ में, हर ज़ू में है। पूरा हमारा देश में भी देखा जाएगा तो लखनऊ में है, कर्नाटका में मैसूर में है, आंध्र प्रदेश में है और
चेन्नई में है। हम्म। जब वहाँ रह सकता तो वन विहार में क्यों वन नहीं? विहार में भी रह ही सकता है। जी। वन विहार के बारे में हमने आपसे बहुत सी बातें जाना कि क्या क्या हम्म, वहाँ पर है और क्या क्या और होना चाहिए, जैसा आप प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आज आप हमारे महुआ हाउस में आए, जो बिल्कुल समर्धा रिजर्व फॉरेस्ट के हम बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं, और यहाँ आपने विजिट भी किया कि यहाँ हमारे यहाँ महुआ ट्रीज़ है, अचार के पेड़ है, तेंदू के पेड़ है और कई सारे ऐसे ट्रीज़ हैं। तो आप हमें बताइए कि हमें कैसे इसे कंजर्व करना चाहिए और क्या चीज़ हमें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए जो आगे काम आए। जैसे आप मेडिसिनल बोर्ड में भी रहे हैं, तो थोड़ा सा आप हमें सजेस्ट करिए। यहाँ तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स तो दिख ही रहे हैं और ऊपर से ये सब तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जी। ना। अचार का बहुत वैल्यू है, महुआ का बहुत वैल्यू है। महुआ से च्यवनप्राश बनने लगा आजकल, है ना, वो महुआ लिक्कर बन रहा है। लोगों को थोड़ा सा पेड़ पौधे के बारे में अवेयरनेस हो जाए और यहाँ दिखने वाला पक्षियों के बारे में थोड़ा अवेयरनेस हो जाए, वो ज़्यादा मतलब मस्ती के साथ साथ थोड़ा एजुकेशन भी हो जाएगा लोगों को। अदरवाइज तो ये बहुत अच्छा बना हुआ है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हो या वन विहार से जुड़ी हो। तो ज़रूर हमारे दर्शक उसका लाभ लेंगे। तो बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।